हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थी। जैसा अपना टॉपिक रहेगा आज मृदा उत्पादकता और उर्वरता। अपन यूँ कहें जैसा कि सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं जैसा कि मृदा उर्वरता क्या है, उत्पादकता क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और अपना यह सबसे बढ़िया चैप्टर है, कह सकते हैं एक ना एक क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलता है। और अपनी कहें एग्रीकल्चर में सबसे अच्छी जो है ये कह सकते हैं अपन मृदा उत्पादकता और उर्वरता दोनों का अच्छा रोल है। अगर अपन बात करें मृदा उर्वरता, कह सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी क्या है, तो मृदा के द्वारा पादप एवं फसलों को मृदा के द्वारा फसलों एवं पादपों को सही समय पर उचित मात्रा में सही समय पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता को क्या कहलाता है, मृदा फर्टिलिटी कहलाता है। मृदा फर्टिलिटी का तात्पर्य यह है, मृदा उर्वरता का तात्पर्य ये होता है कि मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों की योग को भी क्या कहलाता है अपन सॉइल फर्टिलिटी कहलाता है, याद रखना। अगर अपन यूँ कह सकते हैं जैसे उत्पादकता क्या है, क्योंकि मृदा उत्पादकता को अपन यूँ कह सकते हैं प्रति हेक्टेयर या पैदावार से किलो या क्विंटल या रुपयों में मापा जाता है। किसको कह सकते हैं, मृदा उत्पादकता को, याद रखना। अगर और बात करें मृदा उत्पादकता की जो उपज है वह किलो, क्विंटल या रुपये में मापा जाता है। अगर मैं यूँ कहूँ अगर और बात करें जैसा कि उर्वरक मृदाएँ जो हैं, उर्वरक मृदाएँ उत्पादक ज़रूरी नहीं है कि उर्वरक मृदाएँ उत्पादक हो, ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि उत्पादकता के साथ साथ उर्वरक मृदा के साथ साथ वातावरणीय कारकों पर ध्यान रखा जाता है ना, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर अपन यूँ कहें मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चल अगर अपन देखें मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता क्या है भाई। मृदा उर्वरता होता है मृदा के द्वारा पादप एवं फसलों को उचित मात्रा में सही समय तथा मृदा के द्वारा पादप एवं फसलों को उचित मात्रा में सही समय पर तथा देखें उचित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहलाती है। मृदा उर्वरता कहलाती। अगर आपसे पूछा जाए कि मृदा उर्वरता सॉइल फर्टिलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो मृदा के द्वारा पौधे एवं फसलों को उचित मात्रा में सही समय पर उचित रूप से पोषक तत्व उपलब्ध कराएंगे। जैसे पोषक तत्व अगर हम बात करें कौन कौन से पोषक तत्व, जैसे कि अपन देखें पोषक तत्व होते हैं ना, जो कह सकते हैं फसल को अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितना, तो याद ना 17 आवश्यक पोषक तत्व, कितना 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितनी 17 आवश्यक, क्योंकि अगर 17 आवश्यक पोषक तत्व अगर देखें सबसे ज़्यादा रोल होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा रोल होता है इसमें, है ना। ये कह सकते हैं जैसा कि आधारभूत कह सकते हैं बेसिक का वातावरणीय कह सकते पर्यावरण से प्राप्त होते हैं पौधे को। अपन देखें और देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK, ये कैसे हैं प्राथमिक प्राइमरी पोषक तत्व, कह सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, तीनों कैसे हैं द्वितीय पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व भी बोलते हैं इसे। तो ये सारे क्या है आवश्यक पोषक। अब ये पोषक तत्व क्या है, मृदा को चाहिए, पौधे को चाहिए अपना जीवन, क्यों अपन को भी वर्धित विकास के लिए क्या खाने की जरूरत पड़ती है ना, उसी प्रकार इसको भी अपन जैसा ऐसा समझना मृदा उर्वरता। पोषक तत्व उपलब्ध कौन करा रहा है, सब कुछ कौन दे रहा है। अब ये पोषक तत्व किसी न किसी रूप में देते हैं, जैसा कि मृदा में वर्षा के पानी को विलयन के माध्यम से या किसी न किसी के माध्यम से, जल के माध्यम से, या कह सकते हैं जाइलम वगैरह जो पौधा होता है उसका तना जो होता है जाइलम, उनके माध्यम से स्थानांतरण होता है, याद रखना। अगर अपन कहें पोषक तत्व जैसा कि अपन कह सकते हैं जैसा कि मात्र होते हैं ना, माता, उनके जो जब पेट में बच्चा होता है छोटा तो उससे नाभि से जुड़ा होता है ना, तो क्या है
माता से जो अंदर जो बच्चा है उसका पोषण किससे मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है किससे मिल रहा है, नाभि से। नाभि किससे जुड़े हुए, माता से, माँ से। उसी प्रकार है तो इसको पोषक तत्व उपलब्ध कौन कराए, मर्दा। तो मर्दा क्या है, मात्र। तो मर्दा को पोषक तत्व को सही समय पर सही मात्रा पर कितना चाहिए, कितने ppm चाहिए, कितना mm चाहिए, है ना, कितना ppm मात्रा में इनको आवश्यकता हो। सूक्ष्म मात्रा को बिल्कुल कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसा कि NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन पोषक तत्वों को सबकी आवश्यकता थोड़ी ज़्यादा होती है, याद रखना। अगर अपन और बात करें, ये थी अपनी डेफिनेशन। अगर अपन और न्यू देखा जाए कि इसके अलावा और डेफिनेशन क्या हो सकते हैं, तो अपन जो कह सकते हैं, अगर सामान्य भाषा में अपन जो कहें, मर्दा की भौतिक व रासायनिक, मर्दा की भौतिक व रासायनिक जैविक शक्तियों के योग को भी क्या कहलाता है, योग को मर्दा उर्वरता कहलाती है, मर्दा कहलाती है। ऐसा बोल दो, या यूँ कह सकते हैं, मर्दा की भौतिक और रासायनिक जैविक शक्तियों की योग को मर्दा उर्वरता कहलाती है। ऐसे भी अपन कह सकते हैं, है ना, याद रखना। अगर अपन यूँ कहें, मर्दा उर्वरता का तात्पर्य है कि मर्दा के द्वारा पादपों एवं फसलों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता क्या है, मर्दा उर्वरता कहलाती है। क्योंकि उर्वरक मर्दाएँ उत्पादक होती है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसके सासावातन देखना समझना कैसे। मैं बात कर रहा था कि सभी मर्दाएँ, क्योंकि सभी उत्पादक मर्दाएँ उर्वरक हो सकती है, लेकिन उर्वरक मर्दाएँ सभी उत्पादक नहीं हो सकती। कैसे समझें हम, जैसा कि ये हरिओम का खेत है, किसका खेत है, हरिओम का, समझिएगा, यह हरिओम का खेत है। किसका खेत है, एक किसान है, उसका नाम है हरिओम, ठीक, समझेगा। उसने अच्छा खासा बीज लाया, अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी वैरायटी का बीज लाया, उसने बीज बो दिया, ठीक, बीज बो दिया, अच्छी खासी फसल थी, सब कुछ अच्छा खासा, उसने सस्ते क्रिया भी अच्छे से की, सभी क्रिया उसने अच्छी की। इसने क्या, इसके ऊपर बहुत सारा कर्ज था, क्योंकि इसने क्या है, बेटा बेटे की शादी कर दी थी, तो उसको कर्ज चढ़ा हुआ था। तो इसने सोच लिया था कि अच्छी खासी फसल है, अपने अच्छी गुणवत्ता के बीज भी बोया और सस्ते क्रिया भी की, टाइम पे हमने उसको उर्वरक भी दिया, अपन ने उसको खाद बीज भी अच्छा से डाला, सारी उसने काम पूरा कंप्लीट कर दिया। ये इस फसल को 15 दिन बाद काटने वाला था। कितने दिन, 15 दिन बाद काटने वाला था। इसने सोचा कि सारा कर्जे एक बार में उतर जाएगा, इस बार अच्छा खासा अपना कह सकते हैं, जैसा कि 100 कुंटल प्रति हेक्टर तो फसल निकली जाएगी, तो अच्छे से कासे से बिकेगी और पूरा अपना कर्ज चुक जाएगा। 15 दिन बाद काटने वाला था। 15 दिन पहले क्या है, कह सकते हैं जैसा कि खतरनाक बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, क्या हो गई बेटा, ओलावृष्टि हो गई। अब ओलावृष्टि हो गई, अभी तो क्या है, प्राकृतिक है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में कि आएगी तो आएगी, गड्ढे पड़ेंगे तो पड़ेंगे। तो क्या है, जहाँ 100 कुंटल प्रति हेक्टर निकलने वाली थी, वहाँ कितने निकला उसको, 5 कुंटल प्रति हेक्टर। कितने निकला, 5 कुंटल प्रति हेक्टर निकला, समझेगा। तो क्या है, मर्दा तो क्या है, उर्वरता थी, मर्दा कैसी, उर्वरक मर्दा ही थी, लेकिन क्या है, वातावरणीय कारक मर्दा। मैंने आपसे क्या कहा कि सभी उर्वरक मर्दाएँ जरूरी नहीं उत्पादक हो, सभी उत्पादक मर्दाएँ उर्वरक होती हैं, क्योंकि उर्वरक मर्दा के साथ साथ वातावरणीय कारकों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, कारकों का ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, किसके ऊपर, वातावरणीय कारकों पर डिपेंड रहता है ना। तो क्या है, पूरी फसल खत्म हो गई। जहाँ 100 कुंटल प्रति हेक्टर निकलने वाले थे, वहाँ कितने निकल रहा है, 5, तो खत्म है। इस प्रकार अपन में कह रहा था, तो इसका मतलब ये है कि सभी मर्दाएँ जो है, सभी उर्वरक मर्दाएँ उत्पादकता नहीं होती, कह सकते हैं, जैसा कि उसके साथ साथ वातावरणीय कारकों पर निर्भर रहता है ना। अब पर बात करें मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, मर्दा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, मर्दा
उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से हैं? क्योंकि देखो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार से हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कारक होता है, एक होता है कृत्रिम कारक। याद रखना कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो है प्राकृतिक कैसा होता है? प्राकृतिक। और एक होता है कृत्रिम। कैसा होता है? कृत्रिम। याद रखना प्राकृतिक कौन कौन से, याद रखना जैसा कि अपन देखें प्राकृतिक क्लाइमेट है, जलवायु है, पैतृक पदार्थ हैं। क्या है? पैतृक पदार्थ, जिसको अपन पेरेंट्स मेटेरियल भी बोलते हैं। क्या कह सकते हैं? मृदा की आयु है, मृदा आयु। और देखें मृदा में उपलब्ध पोषक तत्व। और आगे और देखें मृदा की प्रोफाइल की गहराई, मृदा की प्रोफाइल की गहराई हैं। आगे और देखें मृदा की प्रोफाइल की गहराई हैं। अगर देखें इस्तेलाक करती हैं। और अपन देखें और देख लेते हैं मृदा क्षरण है। और देखा जाए अगर कह सकते हैं जैसे कि भौतिक दशा है, मृदा की भौतिक दशा है। अभी मैं एक एक को समझाऊंगा। देखो ये आप कह सकते हैं 7-8 ऐसे प्राकृतिक कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि क्लाइमेट हैं, पेरेंट्स मेटेरियल हैं, है ना, जिसको अपन कह सकते हैं पैतृक पदार्थ हैं, मृदा की आयु है, सोइल एज कह सकते हैं, जैसे कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्व हैं, है ना, मृदा की प्रोफाइल की गहराई इस्तेलाक करती हैं, मृदा क्षरण है और मृदा की भौतिक दशा। ये सारे क्या प्राकृतिक हैं। अगर अपन यूँ देखें कि जलवायु, क्योंकि जैसे जैसे जिस क्षेत्र में अपन जिस फसल की बुआई कर रहे हैं, जैसे जलवायु की, जैसा कि उसा व्यवहार करें, उसे बिहेव रखें, है ना, याद रखना। तो अपन जगह देखें तो ये जलवायु भी ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में तो दूसरी जलवायु है और उसमें अपन शीतोष्ण जलवायु की ये कर रहे हैं, तो ये क्या है, उसमें भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। तो इसमें भी रूल किसका होता है? जलवायु का सबसे विशेष रोल होता है, याद रखना। अगर अपन देखें पैतृक पदार्थ देखें तो कहते हैं ना कि पैतृक पदार्थ की देखें जिस प्रकार के चट्टानों से या पैतृक पदार्थों से बनी होती है मृदा, वैसे बिहेव करेगी, जैसा ही व्यवहार रखेगी। अपन ने देखें अगर मान लें उर्वरक अगर अच्छी पोषक तत्व या खनिज लवण वाले चट्टानों से इसका निर्माण होता है, किसका? मृदा का, तो उसमें क्या अच्छा खासा पोषक तत्व सभी खनिज लवण वगैरह उपस्थित होंगे, तो मृदा उर्वरक होगी। कहते हैं ना वो पूत पग पालना में दिखे हो जाए, कहते हैं ना गाँव में कहते हैं इस भाषा को, उसी बात है। क्योंकि जैसा होगा उसका ही वैसा दिखाई देगा आपको, है ना। जैसा कि मृदा जिस प्रकार से बनी होगी ना, जिस पैतृक पदार्थ से, वैसा ही उसका व्यवहार होता है, याद रखना। अगर अपन देखें मृदा की आयु भी कह सकते हैं अपन मृदा को उर्वरता को प्रभावित करती है। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, एक मृदा है जिसको अपन 20 साल से लगातार खेती करते आ रहे हैं, एक मृदा है जिसको अपन ने फर्स्ट साल में अपन ने उसमें खेती कर रहे हैं, तो क्या है सबसे ज़्यादा उर्वरक मृदा कौन सी होगी? तो अपन यूँ कहें तो 20 साल की अपेक्षा किस में होगा? तो 21 साल अगर अपन इसकी तुलना में देखें तो कौन से उर्वरक मृदाएँ होगी? 1 साल वाली, याद रखना, है ना। क्योंकि इसकी उर्वरता, क्योंकि जिस प्रकार के अपन लगातार खेती करते जाते हैं ना, उसकी मृदा उर्वरता कम हो जाती है, जबकि 1 साल वाली की उर्वरता ज़्यादा होगी। अगर अपन देखें मृदा में उपस्थित अगर मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कमी हो जाती है किसी न किसी कारण, तो ये भी क्या है, मृदा को उर्वरता को प्रभावित करेंगे। मृदा की प्रोफाइल, क्योंकि जैसे जैसे मृदा के नीचे की ओर जाते हैं, मृदा की प्रोफाइल जैसे मृदा की नीचे गहराई में जाते हैं, तो मृदा की उर्वरता, क्योंकि आपने देखें मृदा में शस्त्र होते हैं, जैसे ओ शस्त्र होता है, ए शस्त्र होता है, बी सी आर, है ना, ऐसे कुछ शस्त्र होते हैं, 5 शस्त्र होते हैं पूरे टोटल। तो अपन देखें सबसे ऊपरी शस्त्र होता है कार्बनिक पदार्थ वगैरह जो है सभी और शस्त्र में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा
उर्वरक मृदाएँ कौन से शस्त्र वाली होती है? ओ शस्त्र वाली। तो सबसे सीधा जैसे ओ के बाद ए में आएंगे, फिर बी में आएंगे, फिर सी में आएंगे, फिर आर में, इस प्रकार शस्त्र जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे तो मृदा उर्वरता में कमी आती जाएगी। अगर अपन देखें इस्तेलाह करते हैं, एक तो है समतल मृदा है, एक उबड़ खाबड़ मृदा है। तो उबड़ खाबड़ मृदाओं में अपन जो देखें तो उस मृदाओं में अगर मृदा क्षरण भी होगा तो पोषक तत्व वगैरह घुल के नीचे खाएंगे नीचे, तो अपन जो कहें तो कह सकते हैं जो समतल जो मृदाएँ होती हैं वह किसकी तुलना में उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी उर्वरक मृदाएँ होती हैं? तो अपन जो देखें अपन ढलान जो मतलब पहाड़ वाली जो ढलान वाली होती है ना, जो कह सकते हैं अपन जैसा मान लो ये है, तो यहाँ की जो मृदाएँ हैं, यहाँ की मृदाएँ कैसे होगी बेटा? उर्वरक होगी। कैसे? लेकिन यहाँ की क्या है, यहाँ का मृदा क्षरण हुआ, पोषक तत्व वगैरह सभी क्या है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह सभी यहाँ घुल के आ जाएंगे, तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे नाइट्रोजन, तो यहाँ उर्वरक मृदा होगी यहाँ की तुलना में। किसके? पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में, है ना, याद रखना। अगर अपन देखें शरण है, क्योंकि अगर मान लो थोड़ा ढलान युक्त मृदा है तो वहाँ शरण ज़्यादा होगा, तो वो भी क्या है, उसमें भी आपको प्रभावित करेगी। मृदा की भौतिक दशा है, फिजिकल कंडीशन, ये भी क्या है, अगर मृदा का भौतिक संरचना अच्छी होगी, उसका मृदा के कणाकार अच्छा होगा तो क्या है, मृदा उर्वरता होगी, याद रखना। अगर अपन देखें कृत्रिम में देख लेते हैं, कृत्रिम में अगर कृत्रिम कारक देखें तो कृत्रिम कारक कौन कौन से होते हैं वो देखना। मृदा पीएच है, मृदा पीएच, अपन और बात करें मृदा पीएच के बाद फसल प्रणाली है, फसल प्रणाली, और अपन और देखें फसल प्रणाली के बाद अगर अपन देखें सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, और बात करें जैसे मृदा पीएच है, फसल प्रणाली, सूक्ष्म जीव हैं, और अपन देखें पोषक तत्व की मात्रा, पोषक तत्व की मात्रा एक कृत्रिम कारक है, पोषक तत्व की मात्रा। और देखें जुताई का समय, जुताई का समय, अगर जुताई समय समय पर करोगे तो क्या है, अपर देखें, और जलाक्रांति, जलाक्रांति मतलब जल भराव, ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कृत्रिम कारक होते हैं। अगर अपन देखें मृदा पीएच, अगर अपन देखें मृदा पीएच की, देखो एक तो होती है, अगर पीएच की बात करें इस प्रकार पीएच होता है, यहाँ होता है उदासीन, इधर होता है अम्लीय, 1 से लेकर 6.9 तक। अगर आप यहाँ से देखें 7 से 14 तक कैसे होती है बेटा? सारी। कैसे होती है? क्षारीय। इन दोनों की तुलना में अपन जो देखें 6.5 से 7, 6.5 से 7.5 जो है हो सकता है अपन 6 से 7 अपन नॉर्मल ले, 6 से 7 पीएच जो है, ये पीएच वाली मृदाएँ कैसे होगी? उर्वरक होगी। कैसे होगी? उर्वरक। किसकी तुलना में? इन दोनों की तुलना में। अगर अपन देखें अम्लीय और क्षारीय मृदाओं की तुलना में उदासीन मृदाएँ कैसे होगी? उर्वरक मृदा। तो ये भी क्या है, पीएच भी क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है ना। फसल प्रणाली, अगर मान लो लगातार अभी एक ही एक प्रकार की फसल उगा रहे हो, फसल प्रणाली अपन देखें एक ही एक प्रकार से, अगर फसल प्रणाली की बात करें, अगर आप लगातार 5 साल से एक ही प्रकार के फसल को ले रहे हो लगातार, तो क्या है, मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है ना। तो फसल को कह सकते हैं अपना एक सिद्धांत भी अपना कि फसल को बार बार अदल बदल कर बोना चाहिए। उसे बोलते हैं कि फसल को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल प्रणाली कहलाती है ना। तो फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए, एक प्रकार की फसल कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मृदा उत्पादकता और उर्वरता दोनों में कमी आ जाती है, याद रखना। अगर और बात करें सूक्ष्म, अगर मृदा में सूक्ष्म जीव सक्रिय होगा तो मृदा उर्वरता होगी, याद रखना। अगर अपन देखें और एक और रह गया अपना कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा की बात करें तो क्योंकि मृदा में अगर आपने कंपोस्ट वगैरह डालकर सभी अच्छे खासे से कर दिया, मृदा उर्वरता को बढ़ा दिया जाता है। तो ना ये भी क्या है, कृत्रिम कारक हैं जो कार्बनिक पदार्थ को अपन मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है मृदा में कार्बनिक वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालकर। अगर अपन देखें पोषक तत्वों की, अगर मान लो मृदा में कोई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो पोषक तत्व अपन कृत्रिम रूप से डालकर उसे मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकते हैं। जुताई के समय अगर आप समय समय पर जुताई करोगे,
समय समय पर बुआई करोगे तो क्या है, मृदा उर्वरता बनी रहेगी। अगर देखिए जल क्रांति, जल क्रांति क्या होता है कि मृदा में जल जिस्म कोई स्थिति होती है कि कोई मृदा ढलान होती है, कह सकते हैं अपन नीचे होती है, तो उसमें क्या होता है पानी भर जाता है वर्षा का। तो वर्षा में अगर CO2 और कह सकते हैं अपन CO2 और H2 जल का और हवा दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है, तो वहाँ भी क्या होता है बेटा, वहाँ की उर्वरता में कमी आ जाती है ना, वहाँ की फर्टिलिटी कम हो जाती है ना, याद रखना। तो ये अपनी क्या है, प्राकृतिक कारक हैं, हमें याद रखना है ना। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो होते हैं, अगर कह सकते हैं तो प्राकृतिक कारक होता है, एक कृत्रिम कारक। कृत्रिम बारे में मैंने बात कर ली, कौन कौन से हैं, मृदा pH है, इसको अपन कृत्रिम रूप से बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं क्यों, लेकिन अम्लीय और क्षारीय की तुलना में उदासीन क्या होती है, सब ज़्यादा उर्वरक होती हैं। अगर हम देखें अपन फसल प्रणाली की फसल को अदल बदल कर बोना, एक प्रकार की फसल कभी लेनी नहीं चाहिए, ये भी प्रभावित करेगा। सूक्ष्म जीव, अगर मृदा सूक्ष्म जीवों में सक्रिय रहेगा, कार्बन पदार्थों का अपघटन करेगा तो मृदा उर्वरता रहेगी, याद रखना। अगर अपन देखें पोषक तत्वों की मात्रा, क्योंकि अगर मृदा में कोई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है ना, तो वहाँ की मृदा उत्पादकता में कमी दिखाई देगी। अगर अपन देखें पोषक तत्वों की, अपन देखें जुताई का समय, अगर समय समय पर जुताई करोगे, सस्य क्रिया करोगे तो क्या है, मृदा उत्पादकता और उर्वरता बनी रहेगी। अपन देखें जल क्रांति, क्योंकि जल भराव नहीं होना चाहिए कभी, है ना, याद रखना। क्योंकि जहाँ पर जल भराव होता है ना, जैसे नर्सरी में देखो आप, जहाँ जल भर जाते हो आर्द्र गलन आपको रोग दिखाई देगा, जो पपीता का मुख्य रोग होता है। अपन देखें कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थों की अगर वर्मी कंपोस्ट वगैरह जो भी डालकर उसे मृदा उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है ना, याद रखो। ये हो गए अपने सोइल फर्टिलिटी। अगर अपन बात करें अब होता है सोइल प्रोडक्टिविटी। चलो सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है, चलो बताओ सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है। उत्पादकता, उत्पादकता को किस में मापा जाता है, चल मृदा उत्पादकता का तात्पर्य, मृदा उत्पादकता का तात्पर्य है कि मृदा उत्पादकता का तात्पर्य है कि मृदा की प्रति हेक्टर किससे, मृदा की प्रति हेक्टर से, किससे, पैदावार से, प्रति हेक्टर पैदावार से, किससे। अगर आपसे पूछा जाए मृदा उत्पादकता क्या होती है, मृदा सोइल प्रोडक्टिविटी क्या है, तो मृदा उत्पादकता का तात्पर्य ये कि मृदा की प्रति हेक्टर पैदावार से। अगर अपन यूँ देखें मृदा उत्पादकता की इकाई क्या है भाई, इसकी इकाई पूछे तो मृदा उत्पादकता किस में मापा जाता है, किलो या क्विंटल या देखें अपन रुपये में, किस में मापा जाता है। तो मृदा उत्पादकता की इकाई होती है किस में, अपन देखिए किलो, कुंटल और रुपये में मापा जाता है, याद रखना। क्योंकि मृदा उत्पादक सभी पूरक कह सकते हैं, सभी उत्पादक मृदाएं जो होती हैं, सभी उत्पादक मृदाएं पूरक होती हैं, क्या होती हैं, क्योंकि सभी उत्पादक मृदाएं कैसे होगी, उर्वरक होती हैं, याद रखना। अगर अपन यूँ देखें इसके प्रभावित करने वाले कारक देखें, प्रभावित करने वाले कारक, मृदा प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं कुछ, याद रखना। जैसा कि अगर अपन देखें परिवहन है, मृदा उर्वरक क्या होती है, मृदा उर्वरता, है ना, याद रखना। अगर अपन पूछा जाए मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी है ना, सॉरी, परिवहन है मृदा उर्वरता की। अगर अपन और बात करें बाजार की दूरी है, बाजार की दूरी है, बाजार की मांग, बाजार की मांग भी क्या है,
प्रभावित करती हैं, है ना। तो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? परिवहन है, मृदा उर्वरता है, बाजार की दूरी है, बाजार की मांग है और अन्य कारक जैसा कि अपन यूँ कहें कीट एवं रोग हैं, कीट एवं रोग हैं। और अपन देखें अन्य में लिख लेते हैं जैसे कि तापमान है, वायु है ना, तापमान है, वायु है। अगर और देखें जलवायु है ना, वायु सॉरी हाँ, ताप है, जलवायु है, ओलावृष्टि है, ये सभी क्या है? ये अन्य कारक हैं जो मृदा को प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अपन देखें सबसे पहले अपन यूँ देखें मृदा उर्वरता, क्योंकि अगर अपन यूँ देखें मृदा उर्वरता होगी जब तो उत्पादकता होगी। और मृदा उत्पादकता सॉइल प्रोडक्टिविटी उत्पादकताएं मृदाएं क्या होती हैं? आपने यूँ देखा है ना कि सभी उत्पादक मृदाएं उर्वरक होती हैं, कि उत्पादकता जब भी होगी जब उर्वरक मृदा होगी, याद रखना। तो ये भी क्या है? अगर मान लें मृदा उर्वरक नहीं होगी तो उत्पादकता भी नहीं होगी। तो ये क्या है? प्रभावित कर रही कि नहीं कर रही? आया अगर अपन यूँ देखें अपना कुछ प्रभावित, क्योंकि अपन यूँ देखें सॉइल प्रोडक्टिविटी में अपना कुछ ये रह गया था, कुछ पार्ट रह गया था। अपन ने देखें तो उसका अपन बात कर रहे थे प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो अपन देखें तो परिवहन है, मृदा उर्वरता है, बाजार की दूरी है, बाजार की मांग है। अगर अपन ने देखें कीट एवं रोग हैं और अन्य देखें ताप, ओलावृष्टि, जलवायु, ये सभी कुछ अपन प्रभावित करने वाले कारक बच गए थे लाट जाने के कारण। कुछ कारण जो है अपन की कुछ ये रह गया था। तो अपन इसके बारे में दोबारा बात करें तो सबसे पहले हम बात करें परिवहन। परिवहन की समझना, परिवहन कैसे प्रभावित करता है वो देखना। जैसा ये एक खेत है, समझेगा, उदाहरण तौर पे समझा रहा हूँ मैं। एक एक खेत है और एक एक खेत है, ठीक है। ये राजेश का खेत है और ये हरिओम का खेत है, ठीक है। अगर इसने गेहूं का उत्पादन, गेहूं उगाया, बुआई किसकी करी? गेहूं की। दोनों के सेम खेत है, दोनों के सेम बीघा है ना, जो भी आपकी इच्छा से उदाहरण तौर पे समझा रहा हूँ, कितने भी बीघा मानो, दोनों के सेम। दोनों के 15 कुंटल, दोनों के 15 कुंटल, 15 कुंटल गेहूं निकलते हैं, 15 बोरी, ठीक, सेम, दोनों के सेम है। पंद्रह कुंटल गेहूँ निकले और ये 3000 रुपये के भाव में बिके। मतलब एक कुंटल के कितने? 3000। दोनों के सेम भाव में, कितने? सेम भाव में बिके। इसके पे 3000, ठीक। दोनों के 3-3000 रुपये भाव में बिके। लेकिन क्या है, अब 15-45, दोनों को 45,000 के गेहूँ निकले। कितने? 45,000 के गेहूँ निकले। सब सेम थे, पैसे भी सेम निकले। देखिए 45, लेकिन क्या है, अब देखना इसने कहाँ बेचा। अगर अपन देखें इसने बेचा जयपुर, किसने? जयपुर। और इसने बेच दिया राजेश ने कहाँ? जयपुर में, चोमू में। जयपुर चोमू में। अब देखना इसके किराया कितना लगा। जयपुर मंडी में जाने का किराया कितना लगा? कह सकते अपन 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। तो 45,000 में से 2000 माइनस कर दो, कितने बचे? 43,000। कितने? 43,000 किसके? हरिओम के। अगर राजेश की बात करें तो इसका अगर चोमू में जाने, चोमू मंडी पे जाने के किराए कितने? थोड़ा दूर पड़ता है, मैं उदाहरण तौर पे समझा रहा हूँ, थोड़ा दूर पड़ता है। तो इसका किराया कितना लगा ट्रैक्टर का? अपन देखें 3000 का किराया। कितना? 3000 किराया। तो 45,000 में से माइनस कर दो तो कितने बचे? 42,000। सब सेम थी। अब देखो मैंने कहा कि परिवहन उत्पादकता को प्रभावित कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता किसकी निकली? इसकी। किसकी? हरिओम की। क्यों? क्योंकि इसका किराया क्या है, थोड़ा ज़्यादा लगा, इसका कम लगा। तो ये क्या है, एक परिवहन भी क्या करता है, आने जाने में भी क्या है, उत्पादकता में प्रभावित करने वाले कारक में
ये आता है ना, याद रखना। यह उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा बताया है, याद रखिएगा। अगर और बात करें मृदा उर्वरता, अगर मान लें उर्वरक मृदाएँ होगी तो उत्पादकता होगी, क्योंकि मैंने कहा है कि सभी उत्पादक मृदाएँ उर्वरक होती हैं, लेकिन उर्वरक मृदाएँ उत्पादकता नहीं होती हैं सभी, कभी भी, याद रखना। अगर आप देखें बाज़ार की, क्योंकि अपन जो करते हैं जो बाज़ार तक के नज़दीक जो होती है, जो भूमि बाज़ार के नज़दीक होती है उनकी क्या है, अगर बात करें जो बाज़ार के नज़दीक जो खेती है उनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। बाज़ार के नज़दीक खेती की उत्पादकता ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। अगर अपन देखें बाज़ार में मांग, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी फसल मान लो, फसल या सब्जी किसी भी, अगर जिस बाज़ार में, क्योंकि बाज़ार में जिस चीज़ की कमी होती है उसकी मांग ज़्यादा होती है, और मांग ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस क्या है, ज़्यादा होगी। क्या है, जैसा अगर मैं बात करूं, अभी क्या है, उदाहरण तौर पे समझो, अभी क्या है, गर्मी है, बहुत टेम्परेचर जा रहा है, 45-50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच रहा है, 40-35-50 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तापमान ज़्यादा है तो क्या है, ठंडाई के लिए क्या है, अभी जाओ तो बियर, और बियर कैसे बनती है, जो में कौन सी सरगरा होती है, माल्टोज। अब माल्ट अगर मान लो बाज़ार में किसकी मांग है, बियर की, अब बियर की मांग है तो बियर के लिए क्या चाहिए, गेहूँ, जो, और जो में कौन सी सरगरा होती है, माल्टो, तो जो में कौन सी सरगरा होती है, माल्टो सरगरा। कौन से थे, माल्टो सरगरा, कौन सी थी, माल्टो सरगरा। अब माल्टो सरगरा होती है तो क्या है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, उत्पादकता को प्रभावित करेगी, क्योंकि मैंने आपको देखा है, आपको मैंने बताया कि बाज़ार की, क्योंकि जैसे जैसे जिस चीज़ की बाज़ार में मांग बढ़ती है उसकी प्राइस बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है, या तो ये भी प्रभावित करने वाले। अगर देखें कीट एवं रोग, अगर मान लो कोई फसल है उसमें कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है तो क्या है, प्रकोप बढ़ेगा तो उत्पादकता में कमी आएगी नहीं आएगी। जैसा कि ताप है, ओलावृष्टि वगैरह कुछ भी, अगर अन्य कारक में देख लेते हैं, जल है, जलवायु है, तापमान ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये सभी अन्य कारक की बात करें तो ये सारे उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। अगर अपन यूँ देखें कि कोई आपसे पूछा जाए कि मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में क्या कौन कौन से उदाहरण है वो बताऊँ। सबसे पहले उदाहरण, अगर अपन अंतर देखें दोनों में क्या अंतर है। मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता भौतिक और रासायनिक जो है, भौतिक और रासायनिक और जैविक तीनों शक्तियों के योग क्या कहलाता है, मृदा उर्वरता कहलाता है। मृदा उत्पादकता की बात करें तो मृदा उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पैदावार से होती है, और इसे कह सकते हैं जैसा कि अपन और बात करें कि मृदा उर्वरता जो है एक आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स का गुण रखती है, जबकि अगर उत्पादकता है आनुवांशिक का गुण नहीं रखती है, याद रखना। अगर अपन पूछा जाए कि उर्वरता को किस में मापा जाता है, तो उर्वरता को किस में मापा जाता है, तो उर्वरता को मृदा को प्रयोगशाला वगैरह में मापा जाता है। किस में देखा जाता है इसको, मृदा उर्वरता को लैब में देखा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उत्पादकता को कहाँ पर मापा जाता है, तो किलो, क्विंटल और रुपये में मापा जाता है। अगर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटेशियम, उनकी इकाई क्या होती है, तो कमेंट के माध्यम से आपको ये बताना है। धन्यवाद। आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।